हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कार्बोकैटाइन के रिएक्शंस देखना स्टार्ट किए थे और हमने मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम कार्बोकैटाइन के रिएक्शंस में कुछ और नए वेरिएशंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में केवल क्वेश्चंस ही हैं जिनमें कि कार्बोकैटाइन के रीअरेंजमेंट के वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस हम मल्टीपल बॉन्ड के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मल्टीपल बॉन्ड के क्वेश्चन में यदि स्टार्ट करें तो H प्लस नो डाउट किससे रिएक्ट करेगा? एल्कीन से रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एल्कीन है न्यूक्लियोफाइल और H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब यदि मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं दो। भाई, यदि एल्कीन H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक मिनट लिख के बता देते हैं। H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं दो। यदि कॉर्नर में अटैच हुआ तो H यहाँ अटैच होगा तो सेकेंडरी पे प्लस चार्ज आएगा, और यदि H प्लस सेंटर वाले कार्बन सेकेंडरी कार्बन पर अटैच हुआ तो प्लस चार्ज आएगा यहाँ पर। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट किन से बनाते हैं। यदि ये वाला कार्बोकैटाइन बना और यदि यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखें तो अभी ये कौन सा है? सेकेंडरी है, और रीअरेंजमेंट के लिए हमें एडजेसेंट कार्बन को देखना पड़ता है, और एडजेसेंट कार्बन है प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी से प्राइमरी तो कभी भी रीअरेंज होकर नहीं बनेगा। इसका मतलब यहीं पर Cl माइनस का अटैक कराना पड़ेगा, और यदि Cl माइनस का अटैक कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन। ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। अब इनके सपोज कोलिजन थ्योरी है, ये वाला कार्बोकैटाइन बन गया तो अब ये वाला कार्बोकैटाइन यदि बना तो ध्यान से देखें तो ये है प्राइमरी। पहली बात तो ये है कि प्राइमरी इन एनी केस रीअरेंज होकर किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा। मतलब इन एनी केस जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिस प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा बनेगा, वो ये वाला कंपाउंड ही रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि बिना रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट नहीं बनता है। कुछ कोलिजन यहाँ पर भी हो जाएंगे, और यदि कोलिजन यहाँ पर हो जाते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट जरूर बनेगा, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बिना रीअरेंजमेंट के जो प्रोडक्ट बनता है वो माइनर, और रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो यदि तुम्हें इंटरमीडिएट का ये रिजल्ट याद हो तो अपन ने ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाया था कि मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस में हम पॉसिबिलिटीज़ ना लिखकर डायरेक्ट ही इमेजिन कर लेते हैं, डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इसे एल्कीन में करूं तो ये वाला प्राइमरी कार्बन है, ये वाला सेकेंडरी कार्बन है। तो यदि मैं कार्बोकैटाइन प्रेडिक्ट करूं, या तो प्राइमरी बनेगा या तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा, तो मैं हमेशा बनाऊंगा ही मोर स्टेबल वाला। और मोर स्टेबल वाला कौन सा? सेकेंडरी। और मैं सेकेंडरी से ही प्रोसीड करके प्रोडक्ट बना लूंगा। क्लियर है ये बात? और यदि डिटेल में बात करें तो और वैरायटी देखते हैं। देखो, कंपाउंड में प्रेजेंट ग्रुप्स दो टाइप के हो सकते हैं। या तो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। जैसे CH3 वाले केस में क्या था? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग था। क्यों? क्योंकि इसका प्लस H और प्लस I दोनों इफेक्ट होते हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा और यदि हमने इसका रिएक्शन H प्लस से कराया तो पॉसिबिलिटीज़ दो कार्बोकैटाइन की हैं। EWG वाले कंपाउंड से कराएंगे तो भी पॉसिबिलिटीज़ दो कार्बोकैटाइन की हैं। और ये GOC का बेसिक रिजल्ट होता है कि ERG मेक्स द कैटाइन मोर स्टेबल। तो इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन रहेगा? ये वाला जो है ERG वाला कैटाइन, ये मोर स्टेबल रहेगा, और ये कंपेरेटिवली ये वाला रहेगा लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि ERG मेक्स द कंपाउंड कैटाइन मोर स्टेबल, तो नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल। अच्छा, EWG के केस में क्या रहेगा? EWG मेक्स द कैटाइन अनस्टेबल, तो नज़दीक रहेगा तो ये अनस्टेबल रहेगा। इसका मतलब ये रहेगा लेस अनस्टेबल। अब मैं लेस अनस्टेबल बोलूँ या मोर स्टेबल बोलूँ, बात तो एक ही है, कंपेरेटिव है बातें। ये मोर स्टेबल हो गया, इसको मैं क्या बोलूँ? मोर अनस्टेबल। मोर अनस्टेबल, या मैं क्या बोलूँ? लेस स्टेबल। ठीक, एक ही बात है। तो एक बार ज़रा ये डिसाइड कर लेते हैं कि ERG वाला केस रहेगा तो कैटाइन हम पास में बनाएंगे, और EWG वाला केस रहेगा तो हम कैटाइन दूर बनाकर प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है ये बात? अब यदि इनके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन फ्रेम किया, इस क्वेश्चन में जो ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज NO2, और यदि NO2 है तो यहाँ पर ध्यान से देखें, NO2 है तो क्या हुआ? ERG है कि EWG? तो वो EWG हुआ। EWG हुआ मतलब मैं कैटाइन कहाँ पर बनाऊंगा? नज़दीक बनाऊंगा कि दूर? मैं दूर यहाँ कैटाइन बनाऊंगा। और कैटाइन वहाँ बनाने का मतलब मैं इलेक्ट्रोफाइल को NO2 के पास में अटैच करूंगा। इसका मतलब यहाँ का यदि मैं प्रोडक्ट लिखूँ तो NO2 के पास में मैं इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करूंगा, मतलब H को, और इस वाले कार्बन पर Cl लगेगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो NO2 है ना, ये NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
और अभी डिसाइड किया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में कैटाइन हमेशा दूर बनाते हैं मेजर प्रोडक्ट के लिए। और वैरायटी लिखें और अलग अलग क्वेश्चन में ट्राई करें। तो जैसे COH देखें, तो COH यहाँ पर क्या है, COH यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कैटाइन कहाँ बनाऊंगा, कैटाइन दूर बनाऊंगा, और कैटाइन दूर बनाऊंगा तो इसका यदि आंसर लिखूं तो इलेक्ट्रोफाइल मुझे इस वाले कार्बन पे लगाना पड़ेगा यहाँ, और न्यूक्लियोफाइल मुझे इस वाले कार्बन पे लगाना पड़ेगा, मतलब आंसर ऐसा रहेगा। OH के केस में देखेंगे तो OH होता है ERG प्लस M और माइनस I, प्लस M ग्रेटर देन माइनस I। इसका मतलब मैं OH के पास में कैटाइन बनाऊंगा, और OH के पास में कैटाइन बनाने का मतलब मैं H यहाँ पर लगाऊंगा, और यहाँ पर लगेगा Cl। देखो ये हम पहले भी बोल चुके हैं, हमने पहले भी बात की थी कि जब लोन पेयर के एडजेसेंट कार्बन पे प्लस आता है तो ये हाईली स्टेबल कॉम्बिनेशन है, हाईली स्टेबल कार्बोकैटाइन है, मोर स्टेबल देन अदर्स। क्यों? बिकॉज इट फॉर्म्स अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज कंप्लीट। सेम फॉर OCH3। OCH3 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो मुझे मालूम है कि कैटाइन मुझे नज़दीक में बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर Cl लगेगा और यहाँ पर लगेगा क्या, यहाँ पर लगेगा H। क्लियर है? तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने GOC में ERG WG तो डिटेल में पढ़ ही रखा है। ठीक, अब यदि मैं इस कैटेगरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेकर आऊँ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये क्लोरीन वाला केस। अब क्लोरीन वाले केस में यदि तुम्हें याद हो तो क्लोरीन जो है था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, प्लस M और माइनस I होता है इसका, और इसका माइनस I इसके प्लस M से ज़्यादा होता है, तो बोलने को ये EWG है। अब EWG है तो क्या हम कैटाइन दूर बनाएंगे? तो जरा एक बार पॉसिबल कार्बोकैटाइन्स में कंपेयर करते हैं। तो यदि मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो देखो ये वाला कैटाइन जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, इसका मतलब ये है स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बिकॉज इट फॉर्म्स ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। इसका मतलब मैं ये बनाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ कि EWG होने के बाद भी मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, देखो मैंने Cl के पास में कैटाइन बनाया और आंसर बनेगा ये, और ये क्या कहलाता है, जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड मतलब 1,1 डाइहेलाइड, मतलब एक ही कार्बन पर यदि दोनों हैलोजन प्रेजेंट होते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपन 1,1 डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से हम सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ठीक, और इम्पॉर्टेंट है ये Cl वाला ना, नहीं तो यदि हम डायरेक्ट EWG बोलकर करेंगे तो हमारा आंसर अपोजिट हो जाएगा। और हम यही तो एक रीज़न था कि हमने Cl को हैलोजन को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला था। क्लियर है? और एग्जांपल्स में बात कर लेते हैं, और एग्जांपल में बात करें तो इस एग्जांपल में देखते हैं, और इस एग्जांपल में डबल बॉन्ड है, H+ का अटैक होगा, मतलब कार्बोकैटाइन बनेगा, ये कंफर्म है। अब यदि मैं कार्बोकैटाइन बनाऊं तो अभी तक तो हमने जितने भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड लिखे उनमें रीअरेंजमेंट हुआ नहीं, लेकिन यदि मैं यहाँ पर लिखूँगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पे प्लस आएगा, सेकेंडरी पर यहाँ पर H लगेगा कॉर्नर पे, लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, मोर से मोर स्टेबल बनेगा, मतलब यहाँ पे कौन सा शिफ्ट, तीनों आइडेंटिकल है तो मिथाइल शिफ्ट कराना पड़ेगा, और मिथाइल शिफ्ट कराऊंगा तो कौन सा कार्बोकैटाइन बनेगा, मोर स्टेबल बनना चाहिए। और देखो टर्शरी बन रहा है, और टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और प्राइमरी। फिर इस पर Cl- का अटैक होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आंसर में वो मुझे मेजर प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर लगेगा Cl, और इसका प्रोडक्ट इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऐसे। तो किस तरीके से डबल बॉन्ड पर अटैक होता है, कैसे रीअरेंजमेंट होता है, कैसे ERG WG के केस में मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमने सारा डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट वैरायटी पर आते हैं। तो नेक्स्ट वैरायटी नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ध्यान से देखें तो अभी तक के क्वेश्चन में हमने हर बार कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल कराया। भाई Cl- तो हर बार ले रहे थे ना, तो कार्बोकैटाइन रीअरेंज होने के बाद या डायरेक्ट जो भी कैटाइन बना हमने उस पर कार्बोकैटाइन पे माइनस वाले को अटैच किया था। अब ये कंफर्म है कि H+ क्या करेगा, OH को हटाएगा। अब यदि OH को हटाएगा तो यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन बनेगा, यदि मैं लिखकर बनाऊं तो यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटाइन बनेगा ऐसा। और पॉसिबिलिटीज़ देख लें तो टर्शरी के एडजेसेंट सारे के सारे प्राइमरी हैं, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कैटाइन तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। तो फिर याद करो रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटाइन में ये एक और वैरायटी बताया था हमने वैरायटी बताया था कि यदि न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ प्रोटॉन।
एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कैटाइन अपने एडजेसेंट कार्बन से H प्लस को एक्सपेल कर देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। और यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से H प्लस एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो यदि न्यूक्लियोफाइल नहीं होता तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, हम एल्कीन बनाते हैं। और इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें देखो मेजर नहीं, इसमें हम सारे पॉसिबल प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंफर्म है कि यहाँ से H प्लस क्या करेगा, OH को हटा देगा और OH को हटा देगा तो कार्बोकैटाइन बनेगा सेकेंडरी और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बना दूँ। अब एक बार रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी देखेंगे तो सेकेंडरी का एडजेसेंट ये आइडेंटिकल चॉइस और ये वाला प्राइमरी, प्राइमरी पे तो जाएगा नहीं और सेकेंडरी तो सेम टाइप का है। अब यदि मैं H प्लस को एक्सपेल करूं तो H प्लस एक्सपेल करने के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये और एक पॉसिबिलिटी है ये। इसका मतलब यहाँ पर दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। यदि मैं प्राइमरी वाले कार्बन से H को रिमूव करता हूँ तो पाई बॉन्ड कहाँ लगेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लगेगा, मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यदि मैं सेकेंडरी, दूसरे सेकेंडरी कार्बन का H यदि रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कितने बने, दो। लेकिन याद रहे यदि टोटल पॉसिबल एल्कीन्स पूछा गया है और ये नहीं लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग और स्टीरियो आइसोमर्स, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो हमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। और ये जो प्रोडक्ट बना है दैट इज 2-ब्यूटीन, ये 2-ब्यूटीन है और ये दो पार्ट में होता है, सिस टाइप में भी एग्जिस्ट करता है और ये ट्रांस टाइप में भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल एल्कीन का आंसर कितना रहेगा, टोटल एल्कीन का आंसर रहेगा 3। टोटल पॉसिबल एल्कीन का मतलब सारे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक। तो यहाँ पर एक 1-ब्यूटीन बनेगा, 2-ब्यूटीन बनेगा और सिस 2-ब्यूटीन और ट्रांस 2-ब्यूटीन बनेगा, टोटल 3। अच्छा, यदि इन तीनों में से मैं मेजर प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन पूछता तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल एल्कीन बनाते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वाला टॉपिक यदि तुम्हें याद हो, एक बार रिवीजन कर लेना, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2-ब्यूटीन बनेगा। वो भी कौन सा 2-ब्यूटीन, ट्रांस 2-ब्यूटीन। क्यों, क्योंकि ट्रांस 2-ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस 2-ब्यूटीन। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल एल्कीन हो जाएंगे 3। तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने के भी तरीके हो गए। और नए वेरिएशन पर लेकर आए तो एक और नया वेरिएशन लेकर आते हैं, रिंग एक्सपेंशन का वेरिएशन, ठीक। अभी तक हम कितना सीख चुके हैं, पहले एक बार वो रिकॉल कर लें, इसमें रिवाइज कर लें। देखो इस वाले एग्जाम्पल में ये कंफर्म है कि यहाँ का जो H प्लस है वो OH को हटा देगा और यदि मैं यहाँ से OH को हटाता हूँ तो कार्बोकैटाइन बनेगा, बनेगा ना कार्बोकैटाइन। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कार्बोकैटाइन यहाँ पर लिख देता हूँ, रुको एक मिनट, मैंने ये कार्बोकैटाइन बना लिया, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ये कार्बोकैटाइन बना। अब कार्बोकैटाइन बनने के बाद एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं यहीं पर Cl- का अटैक करा लूँ और यदि Cl- का अटैक कराऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा ये। लेकिन मुझे मालूम है ये माइनर प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि अभी हमने रीअरेंजमेंट नहीं किया ना, तो हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब रीअरेंजमेंट का एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम एडजेसेंट कार्बन को देखें और एडजेसेंट कार्बन पे जो ग्रुप हैं, तो यहाँ पर H है तो हमने पहले भी पढ़ा था कि हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं। यदि मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो प्लस चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, टर्शरी पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3। और यहाँ पर यदि मैं Cl लगा दूँ तो एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से। तो यहाँ पर यदि मैं Cl लगाऊंगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, 5 मेंबर रिंग और यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर लगेगा Cl। लेकिन देखो मैंने हमेशा पहले भी ये बोला था कि हम माइग्रेशन का कोई भी ऑर्डर याद नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कोई ऑर्डर फिक्स होता ही नहीं है और यदि ऑर्डर फिक्स नहीं होता तो फिर हमें सारे पॉसिबल कैटाइन बनाकर देखना चाहिए, जो मोर स्टेबल वाला होता है हम हमेशा वो वाला सेलेक्ट करते हैं। तो अब जरा इसमें एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं, जरा ये देखना भाई, इस वाले कार्बन से यदि मुझे ग्रुप को माइग्रेट कराना था तो ये वाला ग्रुप भी तो है जिसको मैं माइग्रेट करा सकता हूँ, ये वाला और ये वाला चॉइस आइडेंटिकल। यहाँ पर H आएगा बीच में, इसीलिए मैं ये वाला ग्रुप माइग्रेट करके बताता हूँ। माइग्रेट करने का मतलब ब्लू वाले कार्बन से निकालो इस रेड को, कहाँ पर अटैच कर दो, इस CH2 से अटैच कर दो। देखो एज इट इज लिख के बताता हूँ, ये वाला कार्बन है ऐसा रेड वाला और यहाँ पर था CH2, ये ब्लू कलर से मैं लिख देता हूँ ऐसा। तो मैं ये बोल रहा हूँ इस रेड वाले कार्बन को ब्लू वाले कार्बन से इस तरीके से अटैच कर दो। ये अब प्लस चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, प्लस चार्ज पहले CH2 पे था तो अभी एडजेसेंट पे आ जाएगा ऐसा। और ध्यान से देखो रिंग का साइज बढ़ गया है, इसी को तो क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन। ये रिंग एक्सपेंशन है, इस तरीके से करते हैं।
तो यदि तुम बोलो नहीं ये अजीब सा लग रहा है रिंग, तो वो तो हम बाद में रीअरेंज करके लिख लेंगे। यदि तुम्हें 6 मेंबर्ड रिंग ऐसा अच्छा लगता है तो हमने ऐसा लिख दिया। किसी एक कार्बन को CH2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको। किसी एक को रेड कार्बन मान लेते, मान लो इसको मैंने रेड कार्बन माना, तो प्लस कहाँ पर आएगा, प्लस आया यहाँ पर, और यहाँ पर Cl- का अटैक कराएंगे और Cl- से प्रोडक्ट बना देंगे। और Cl- से प्रोडक्ट बनाएंगे तो देखो कहीं पर भी मैं Cl लगाऊं क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ही तो बनेगा और ये आंसर रहेगा। और हमेशा मेजर प्रोडक्ट रिंग एक्सपेंशन के बाद जो बनता है हम उसी को बताते हैं। क्लियर है ये बात? अब ये तो हुई एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म वाली बात। एक काम करते हैं, अपन कुछ डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के तरीके सीखते हैं कि रिंग एक्सपेंशन वाले केस में यदि मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना पड़े तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाऊं। तो ज़रा ध्यान से देखना, ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर ये वाला OH जाएगा, तो ये वाला OH मैं हटा दूँ। तो एक काम करते हैं, मैं 5 मेंबर्ड रिंग बना लूँ और वाले OH को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर एक CH3 है और यहाँ पर है CH2+, ये बना। अब यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा, क्यों होगा अभी हम कंडीशन लिख लेंगे रिंग एक्सपेंशन का, पहले एक बार सुन लेते हैं। तो देखो हमें क्या मार्क करना है, पुराने मेंबर मार्क कर लो। पुराने मेंबर्स ये 5 मेंबर हैं पुराने रिंग के, और नया मेंबर किसी डिफरेंट कलर से मार्क कर लो। चलो मैंने ये ब्लू कलर से मार्क कर लिया, ये नया मेंबर हो गया। अब मुझे क्या करना है, बिना दिमाग लगाए मुझे यहाँ पर रिंग का साइज एक मेंबर से बढ़ा के बना लेना है। मतलब मैं बिल्कुल देखो मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बिना दिमाग लगाए 6 मेंबर रिंग बना लिया। अब मैं किन्हीं भी 5 को मार्क कर लेता हूँ रेड कलर से, पुराने मेंबर्स थे सपोज ये वाले। तुम कोई भी 5 कर सकते हो, यदि मैंने ये 5 किए तो ये वाला फिर नया मेंबर हो जाएगा CH2 वाला। अब प्लस यदि CH2 पे था तो अब रीअरेंजमेंट के बाद कहाँ पर आ जाएगा, एडजेसेंट पे। मतलब प्लस में कहाँ लगाऊं, प्लस एडजेसेंट, एडजेसेंट ये वाला भी मान सकता हूँ, ये वाला भी मान सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लगाया प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया। अब फिल इन द ब्लैंक टाइप देखो, साइड वाले कार्बन पे और क्या प्रेजेंट है, CH3, तो साइड वाले कार्बन पे एक CH3 और लगा दो। देखो रिंग एक्सपेंशन हो गया बिना मैकेनिज्म लिखे। और फिर क्या करो, यहाँ पर Cl- को अटैच कर दो और यहाँ पर प्रोडक्ट बना लो ये, और यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा ये। हम इसका और प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले मैं रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन बता दूं कि रिंग एक्सपेंशन कब करते हैं और कब नहीं करते। अब जरा ध्यान से सुनना। देखो रिंग एक्सपेंशन केवल तब करते हैं जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है रिंग से अटैच्ड कार्बन पे। मतलब रिंग एक्सपेंशन के लिए मैं कंडीशंस लिखूं तो रिंग एक्सपेंशंस ओनली व्हेन फर्स्ट कंडीशन positive charge at carbon which is directly attached with ring। मतलब रिंग के बाहर वाले कार्बन पे प्लस आना चाहिए, जैसे इन एग्जांपल्स में हो रहा था अभी। फिर उसके बाद दूसरी बात, पॉसिबल रिंग एक्सपेंशंस बहुत सारे नहीं हैं। पॉसिबल रिंग एक्सपेंशंस मतलब कितना परमिसिबल है, तो मैं एक बार लिख के बता दूं। हम C3 से C4 वाला रिंग बना सकते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग से 4 मेंबर्ड रिंग बना सकते हो। C4 से C5 बना सकते हैं और C5 से C6 बना सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिंग का स्टेबिलिटी इंक्रीजेज फ्रॉम C3 टू C6। क्लियर है ये बात? तो किस तरीके से हमने किया ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में और ट्राई करते हैं। इस बार हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड करेंगे। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा ये। अब इस वाले एग्जाम्पल में यदि अपन बात करें तो इस वाले एग्जाम्पल में सबसे पहले तो OH हटा के कार्बोकैटाइन बना लूँ। ठीक, तो मैं क्या करूँ, 1 मिनट को मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पर इस OH को मैं हटा लूँ और कार्बोकैटाइन बना लूँ। तो एक काम करते हैं, कार्बोकैटाइन बना लेते हैं। आ जाओ, ये रहे कार्बोकैटाइन, ये देखो। ठीक, अब यदि मैं कार्बोकैटाइन बनाऊंगा तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आएगा प्लस। अब प्लस यदि आएगा यहाँ पर प्लस आएगा ना, मैं यहाँ बना रहा हूँ प्लस, है ना, यहाँ पर प्लस आया। तो मैं क्या करूँगा, देखो इस ये वाले रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो मैंने पुराने मेंबर्स मार्क करे, बाहर वाले जिस पे प्लस है उसको नया मेंबर मान लिया ये ब्लू कलर का, और मैंने रिंग एक्सपेंड कर दिया। कैसे रिंग एक्सपेंड किया, देखो ये वाला ब्लू और बाकी के 5 मेंबर ये देखो ये दिख रहे हैं। मैंने बिना दिमाग लगाए ये 6 मेंबर रिंग बना लिया। और ये रेड और ब्लू वाला का तो एक 6 मेंबर रिंग हमेशा रहेगा ना, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, प्लस चार्ज यदि ब्लू वाले पे था तो एडजेसेंट पे आ जाएगा और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब फिर यदि देखेंगे तो हमें मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है। या तो मैं यहाँ से H निकाल सकता था, या तो मैं यहाँ से H निकाल सकता हूँ, या तो मैं H कहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ से।
और मैंने रेड वाला ही सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा आएंगे, इसलिए यहाँ का जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक, तो मैं वापस से एक बार बोल दूं, रिंग एक्सपेंशन करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ मैकेनिज्म में दिमाग नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्लस बनाना है और ये देखना है कि यदि रिंग के बाहर वाले कार्बन पे यदि प्लस आता है तो हम क्या करेंगे, तो हम रिंग एक्सपेंड करेंगे, हम एक मेंबर ज़्यादा वाला रिंग बना देंगे तुरंत। ठीक है ना, एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं ना, ऐसी क्या बात है। इस वाले में देखेंगे तो सबसे पहले यदि मैं बनाऊं तो यहाँ से OH जाएगा, OH जाएगा तो प्लस बनेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें सारा लिख के देख लेते हैं पूरा ना, तो एक बार कंप्लीट लिखा हुआ भी दिख जाएगा तुम्हें। तो यदि मैं यहाँ पे कैटाइन बनाता हूँ तो कैटाइन बनेंगे, देखो कहाँ पे मैंने यदि OH हटाया तो OH हटाओगे तो प्लस चार्ज कहाँ पर आएगा, प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, आया प्लस चार्ज। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस हुआ और रेजोनेंस हुआ तो प्लस चार्ज आ गया यहाँ पे। अब जरा देखो रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन बन गया, कैसे बन गया, ये देखो पुराना मेंबर, पुराना रिंग, ठीक, नया मेंबर ब्लू कलर से मार्क कर लो, डिफरेंट कलर से, ये देखो, और 5 रेड और एक ब्लू वाले से एक 6 मेंबर रिंग बना लो। तो हमने देखो ये 6 मेंबर रिंग बना लिया और रिमेनिंग स्ट्रक्चर तो एज इट इज रहेगा ना भाई। देखो एक रेड और एक ब्लू तो इस 6 मेंबर रिंग का पार्ट है ही ना। अब यदि प्लस चार्ज ब्लू वाले पे था तो रीअरेंजमेंट के बाद साइड वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ लगाऊं, फिर क्या करूं, H प्लस हटाऊं, ब्लू वाले से H हटाऊंगा, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये एरोमेटिक रिंग है और एरोमेटिक रिंग स्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हम रिंग एक्सपेंशन भी ट्राई कर सकते हैं, ईजी है। एक दो बार एग्जाम्पल पेज पे अलग से तुम ट्राई करके देख लेना तो तुम्हें ईजी हो जाएगा ये सब, है ना। तो हम नए वेरिएशन पर आते हैं और नया वेरिएशन है, नए टाइप के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और इस बार का क्वेश्चन का टाइप है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ कंपैरिजन के लिए कंपाउंड्स गिवन रहेंगे, और कंपाउंड्स गिवन रहेंगे कैसे कंपाउंड, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिख के बताऊं, मैंने ये लिखा है एग्जांपल, मुझे कंपेयर करना है कि इन दोनों में से किसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा रहेगा। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मान लो सपोज मैं लिखूं तो इलेक्ट्रोफाइल, चलो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स H प्लस ही लिख लेते हैं हम। इम्पॉर्टेंट आंसर नहीं, इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो ये इंटरमीडिएट के सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में से एक था। हमने तुम्हें बोला था कि रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड स्टार्टिंग मटेरियल, ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। देखो तुम्हारा ध्यान पता नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, मैं ये बार बार जो फॉर्म लिखता हूँ ना, इसका मतलब जो डायरेक्ट कार्बोकैटाइन बनता है ना, उसकी स्टेबिलिटी से रिएक्टिविटी डिसाइड होता है। रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी से कभी भी रिएक्टिविटी डिसाइड नहीं होता। तो चलो आओ इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। सपोज मुझे ए और बी में ट्राई करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा। और मल्टीपल बॉन्ड पर H प्लस के रिएक्शन से कैसे मल्टीपल बॉन्ड बनता है अभी अभी बताया था तुम्हें, प्रिपरेशन में भी देखा था हमने। तो यहाँ पर जो कैटाइन बनेगा, किसी एक कार्बन पे मैं H अटैच कर देता हूँ, बना प्लस ये, और ये प्राइमरी। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पे यदि मैं करूँगा और सपोज मैंने यहाँ पर H लगाया, तो जो प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज बनेगा यहाँ पे, और ये बनेगा क्या, विनाइलिक। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिकॉल करें तो प्राइमरी इज मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन देन विनाइलिक, ये तो अनस्टेबल वाला है। और यदि एल्काइन से ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A इज मोर रिएक्टिव देन B। समझ में आ रहा ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से डिसाइड कर रहा हूं कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। और क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, जैसे सपोज ये वाला मैंने क्वेश्चन ट्राई किया, अब मुझे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स व्हाट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स H प्लस देखना है ना। और H प्लस के लिए रिएक्टिविटी यदि मैं देखूंगा तो मुझे ये तो पता है कि यहाँ से OH को हटा के कार्बोकैटाइन बनेगा भाई। तब मुझे पहले से पता रहे कि कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी यूज़ करना है कब, जब मुझे ये मालूम रहेगा कि हाँ इंटरमीडिएट में कार्बोकैटाइन बनेगा। तो देखो मैंने ये कार्बोकैटाइन बना दिए, फर्स्ट वाले से जो बनेगा थोड़ा साइड में शिफ्ट कर देते हैं, देखो बिल्कुल नीचे बना हुआ दिख जाएगा तुम्हें। फर्स्ट वाले से जो बनेगा कार्बोकैटाइन हमने OH बना के बनाया। अब बस मुझे इनके टाइप समझ में आना चाहिए।
अब यदि मैं टाइप लिखूंगा तो देखो ये वाला जो टाइप है ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, ये वाला है सेकेंडरी, ध्यान से देखो एलाइलिक है, डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन पे है, ये वाला सेकेंडरी एलाइलिक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है इसमें विथ मोर रेजोनेंस, इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है और मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। और ये वाला जो है ये लीस्ट स्टेबल है फिनाइलिक, ये क्या है मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल। और यदि तुम्हें रिजल्ट याद है, और हमने रिजल्ट क्या बोला था, रिजल्ट हमने बोला था कि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। तो इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, सेकेंडरी एलाइलिक विद मोर रेजोनेंस। इसका मतलब रिएक्टिविटी का जब मैं ऑर्डर लिखूंगा तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद कौन आएगा बी, बी के बाद कौन आएगा ए, और ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद आएगा डी। इस तरीके से क्वेश्चन ट्राई करने होते हैं। और डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में ट्राई करेंगे तो इसमें सेम केस है। OH को हटा के हमें क्या बनाना पड़ेगा, OH को हटा के हमें कार्बोकैटाइन बनाना पड़ेगा। देखो सारा खेल कैटाइन के इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का है। यदि मुझे इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी आता है तो मुझे सब कुछ आता है। तो मैंने इंटरमीडिएट ये देखो बना लिए हैं, थोड़ा और साइड में शिफ्ट कर दूं, अब ठीक है। फर्स्ट से जो बना वो ये बनेगा। अब यदि ध्यान से देखें तो ये रेजोनेंस वाला केस तो है नहीं, तो ये कौन सा है, ये है प्राइमरी। और रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, मतलब मैं अल्फा एच देखूंगा तो यहाँ पर है 1 अल्फा एच, ये वाला अल्फा हुआ ना। ये वाला देखोगे तो ये क्या है, ये है टर्शरी। और यहाँ पर अल्फा एच देखोगे तो ये अल्फा कार्बन है, 3 + 4 कितना हो गया 7 अल्फा एच। ये वाला कैसा है, ये सेकेंडरी है, अल्फा कार्बन ये वाला हुआ, और कितना अल्फा एच है टोटल 3 अल्फा एच। और ये वाला भी देखो ये भी सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन और यहाँ पर अल्फा एच कितना है 4 अल्फा एच। और हाइपर कॉन्जुगेशन बोलता था कि स्टेबिलिटी ऑफ द कैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच सबसे ज़्यादा रहेगा, और सबसे ज़्यादा अल्फा एच किसमें है 7। इसलिए बी का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि उससे बनने वाला कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। उसके बाद कौन आएगा डी, क्योंकि उसमें कितना है, उसमें 4 अल्फा एच। उसके बाद आएगा सी, और सबसे लास्ट में कौन आएगा ए, क्यों, क्योंकि उसमें तो एक ही अल्फा एच है। क्लियर है ये बात। और एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स में से एक है ये, और ये कंफर्म है कि देखो सारे वैरायटी में क्या है, मैंने तो बोला था OH और H+ का कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें OH हटा के प्लस लगाना पड़ेगा, और जो प्लस बनेगा वो प्लस ये बने, देखो 3, मैं साइड बाई साइड लिख दिया, बिल्कुल नीचे लिखा हूँ। अब यदि मैं बात करूँगा तो टाइप पहचानूंगा, तो यहाँ पर टाइप क्या है, ये है सेकेंडरी। यहाँ पर पहचानोगे तो ये क्या है सेकेंडरी एलाइलिक। और यहाँ देखोगे तुम्हें लगेगा सेकेंडरी एलाइलिक विद मोर रेजोनेंस, नहीं, विथ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो ये कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स। यदि तुम्हें एरोमेटिक वाला वीडियो देखा हो तुमने, तो हमने 2 ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बोले हैं। 5 मेंबर रिंग में जैसे ये प्लस आया तो एंटी एरोमेटिक, और यहाँ पे माइनस आता तो वो बनता है एरोमेटिक। तो फिर कंपाउंड का रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा बोलूँ, जिससे बनने वाला कैटाइन ज़्यादा स्टेबल बने, वो कौन सा है सेकेंडरी एलाइलिक। इसका मतलब यदि मैं इसको ए, इसको मैं बी और इसको मैं सी लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका रहेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी रहेगा बी का, फिर उसके बाद रहेगा ए का, और लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में आएगा सी। सी लास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि उससे बनने वाला जो कैटाइन है वो कैसा है, हाईली अनस्टेबल है। क्लियर है। तो इस तरीके से कार्बोकैटाइन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक, थैंक यू।